अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1 बाय हबीबुल्लाह वसीर की ये बुक है, जिसके 12 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या। अ फर्म कॉस्ट आर अ की डिटर्मिनेंट इन प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन डिसीजंस, कि फर्म की जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस आता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है या मतलब डिटरमन करता है कि कितनी प्राइस रखनी है हमने और कितनी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, इन डिसीजंस में ना सबसे ज़्यादा जो रोल है वो कॉस्ट का है। बिजनेस फर्म मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग एट अ प्राइस दैट एक्सीड कॉस्ट। जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो हमेशा कोई भी चीज़ उस प्राइस पे सेल करती हैं जो कॉस्ट से ज़्यादा हो। The two problem before firms are how to get high price of their product and how to keep cost down while maintaining quality। किसी भी फर्म्स को दो बेसिकली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। एक तो ये है कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस कैसे चार्ज करे, क्योंकि उसे कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी कर लें, डिज़ाइन कर लें, या ठीक है मतलब कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ ऐड करनी होगी जिससे वो प्राइस हाई चार्ज कर सकें। सेकंड है हाउ टू कीप कॉस्ट डाउन वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, और किस तरह उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो प्राइस को डाउन कर सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो फर्म को फेस करनी पड़ती हैं। दिस स्टडी ऑफ concept of cost become a basic requirement in analysis and determination of price। Cost of production is the sum of all such expenses which a producer has to bear for producing a commodity। के cost of production उन तमाम एक्सपेंसेस का सम है। ठीक है, मतलब जितने भी एक्सपेंस आते हैं उनको अगर आप कंबाइन करते हैं, विच अ प्रोड्यूसर हैज़ टू बियर फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो एक प्रोड्यूसर को मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है एक्सपेंस, उसको जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है। Costs are measured in money terms and include such items as wages, rent, interest and payment for raw material, fuel, power, transport, taxes and so on। ये जितने भी उन्होंने नाम लिए हैं ये सारे बेसिकली कॉस्ट में ही आते हैं। कॉस्ट आल्सो इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर। कॉस्ट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर का होता है उसमें भी इंक्लूड होती है। ठीक है, वो किस तरह होती है आगे जाके उसकी कोई ना कोई लॉजिक इन्होंने दी होगी। Suppose a firm plans to manufacture bicycle, it will hire or purchase input factors, it will acquire land, labor, machinery, raw materials and pay government taxes. If any, it will pay electricity, telephone bills, etc. All expenditure will be incurred in getting these things is cost of production। वही बात होगी कि एक बाईसाइकिल बनाने में जितनी भी कॉस्ट मतलब उसकी लगी है वो सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला है एक्सप्लिसिट कास्ट, दूसरी इम्प्लिसिट कास्ट और फिर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। एक्सप्लिसिट कास्ट कौन सी होती है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाला। एक्सप्लिसिट कास्ट आर द इनपुट कास्ट दैट रिक्वायर मॉनेटरी पेमेंट्स, पेमेंट फॉर लेबर सर्विसेज, रॉ मटेरियल, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, एडवर्टाइजमेंट एंड सो ऑन। कि एक्सप्लिसिट कास्ट वो कास्ट होती है जो हम कास्ट मतलब फैक्टर्स की जो पेमेंट करते हैं वो वाली कास्ट होगी। ठीक है, रॉ मटेरियल की होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की होगी। इन सिंपल वर्ड आप इस तरह कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट कास्ट इज़ द फर्म एक्चुअल कैश पेमेंट टू अदर फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स। कि फर्म बेसिकली जो पेमेंट करती है कैश की सूरत में, जो भी इनपुट्स वो यूटिलाइज़ करती है उसके हवाले से उसको एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कास्ट को इजीली मेजर किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इससे हमें पता है कि हमने कितनी लेबर को वेज दी है, कितना लैंड का रेंट दिया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इजीली हो जाती हैं मैनेज। सेकेंड है इम्प्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट कास्ट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी। ठीक है, इम्प्लिसिट कास्ट जो सी है इसके लिए मतलब जो मनी का आउटले है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। दीज आर द एस्टिमेटेड चार्जेस फॉर द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेज बाय द फर्म। ये वो चार्जेस होते हैं जो आपके अपने रिसोर्सेज होते हैं ना, उसकी यूज़ मतलब जो भी खर्चा वगैरह आपका आता है वो बेसिकली इम्प्लिसिट कास्ट है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एक स्कूल में मतलब किसी प्रिंसिपल को हायर करने के बजाय आप खुद प्रिंसिपल की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट आएगी। उसका जो भी खर्चा है वो आप खुद मतलब एस्टिमेट करेंगे कि ये तो चलो आपकी बचत ही हो रही है क्योंकि सर्विस भी आप दे रहे हैं और उसकी कॉस्ट भी बच रही है। एस्टिमेट इज मेड बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट दीज रिसोर्स वुड अर्न इफ गिवन टू अदर फॉर यूज़। कि वो कहता है कि अगर आप अपनी जगह किसी दूसरे को वहाँ पर एज अ प्रिंसिपल रख दें, ठीक है, तो उससे जो भी मतलब उस प्रिंसिपल की पेमेंट होगी, ठीक है, उसको आप किस तरह फिर देख सकते हैं। सपोज अ फर्म प्रोड्यूसिंग चेयर्स हैज़ इट्स ओन बिल्डिंग, इट्स एस्टिमेट रेंट विच द फर्म कैन गेट फ्रॉम सम अदर पार्टी एंड एज एस्टिमेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्म्स ओन कैपिटल इज इंक्लूडेड इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, ठीक है, और वो अपनी ही बिल्डिंग यूज़ करती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए,
तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल वो रेंट आउट पे ले लेती, ठीक है, वो बिल्डिंग, ठीक है, अपनी यूज़ ना करते, तो उससे जो उस पे मतलब इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ रहा था, तो वो भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आएगा। इम्प्लिसिट कास्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ नॉन परचेज्ड इनपुट्स ओन्ड बाय अ फर्म इटसेल्फ। कि इम्प्लिसिट कास्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होती है कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आप उसको बदले मतलब किसी दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एमफिल कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी? जॉब होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं या तो एमफिल कर सकती हूँ या जॉब कर सकती हूँ। इसी तरह अब अपॉर्चुनिटी कास्ट, एक टीचर की अपॉर्चुनिटी कास्ट देख लें तो उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट हायर एजुकेशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन वो रेगुलर नहीं ले सकते, तो वो उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कास्ट इन सिंपल वर्ड ये है कि आप एक चीज़ के लिए जब दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसमें वो कहता है कि इम्प्लिसिट कास्ट जो सी है वो अपॉर्चुनिटी कास्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे इनपुट्स जिसको आप परचेज नहीं करते बल्कि आपके ही वो होते हैं और आप उसको फर्म में यूटिलाइज कर देते हो। देन हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट जो सी है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट की ही एक फॉर्म है आगे। इट इज़ द मिनिमम प्रॉफिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ फर्म इन बिजनेस। ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो ना तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना ही मतलब ज़्यादा कम होता है, ठीक है। ये फर्म को रन करने में बस इतना सही प्रॉफिट होता है कि यूटिलाइज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अ प्रोड्यूसर अ चेयर, टू प्रोड्यूस अ चेयर अ प्रोड्यूसर में एक्सपेक्ट दैट ही मस्ट एट लीस्ट गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर चेयर। इफ ही फेल टू गेट दिस अमाउंट ही विल स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स एंड ट्राई हिज लक इन सम अदर बिजनेस। इफ बायर वांट द प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स शुड कंटिन्यू, then along with other cost of material and labor they must be prepared to pay a minimum profit to the producer. In this way, since a society cannot continuously get product unless it pay at least normal profit to the producer, we count that normal profit as much a part of cost of production as any other item like rent or wages. वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है अगर वो चेयर्स प्रोड्यूस करता है तो वो सोचता है कि अच्छा मेरी जो एक चेयर है ना वो 100 की सेल होगी, लेकिन बाई चांस वो 100 की सेल नहीं होती, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो चेयर का बिजनेस छोड़ के फिर किसी और बिजनेस में चला जाता है। लेकिन जो बायर है वो कहता है कि नहीं, मुझे चेयर परचेज करनी है लेकिन 100 से कम पे ही करनी है, ठीक है। तो फिर जो बायर है वो जितनी उसको मतलब अमाउंट देता है वो उसका मिनिमम प्रॉफिट होता है, मतलब बिल्कुल कम से कम। ऐसे समझ लें कि उसकी कॉस्ट और वो जो मतलब बायर पैसे देता है वो इक्वल आ रही होती है। इस वे में फिर सोसाइटी क्या करती है, कैन नॉट कॉन्टीन्यूसली गेट प्रोडक्ट अनलेस इट पे एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। तो इसमें जो सोसाइटी है ना वो तब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं परचेज नहीं करती जब तक वो प्रोड्यूसर को एक नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों ना पे कर दे, ठीक है। जाहिर बात है प्रोड्यूसर ने अपनी कास्ट तो बचानी है ना, वो इतने पैसे ज़रूर लेगा ताकि उसकी जो कास्ट है वो निकल जाए। वी काउंट दैट नॉर्मल प्रॉफिट एज मच अ पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एज एनी अदर आइटम लाइक रेंट और वेजेस। वो कह रहा है कि बेसिकली जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। किस तरह पार्ट होता है कि फॉर एग्जांपल अब उसको अगर एक नॉर्मल सी प्राइस मिल रही है एक प्रोडक्ट के मतलब रिलेटेड, ठीक है, तो वो उसकी या तो रेंट में चली जाएगी या वेजेस में चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है उसकी प्रोडक्शन में भी कोई ना कोई उसने पे किया, लेबर को किया है, चेयर का जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी पेमेंट की है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही कवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये है संक कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटी। संक कॉस्ट क्या होती है? बिसाइड द 3 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट मेंशन, जो ऊपर 3 कैटेगरीज मेंशन हुई है उनके अलावा देर इज़ अनदर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, एक और भी कॉस्ट का कंसेप्ट है संक कॉस्ट, ठीक है। अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंकर्ड इन द पास्ट एंड हैज़ बिकम इररेलेवेंट टू प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजन, ठीक है। कि ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी मतलब पे कर चुके हैं वो लोग, ठीक है, पास्ट में, लेकिन उसका बेनिफिट या फिर इररेलेवेंट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका फिर कोई लिंक नहीं है। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटी इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। ये बेसिकली एक साइड इफेक्ट होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नैलिटीज़ का एक प्रॉपर चैप्टर है तो वहाँ पर इसकी डिटेल देखेंगे। अभी के लिए इसका इतना ही कंसेप्ट क्लियर है कि ये एक ऐसा साइड इफेक्ट होता है प्रोडक्शन का या कंजप्शन का, ठीक है, जो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट कर्व्स आ जाती हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी विल चेंज व्हेन एवर द फर्म मेक अ चेंज इन द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट यूज्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली तब ही चेंज होती है जब फर्म बेसिकली जो क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रही है या क्वांटिटीज़ हायर कर रही है इनपुट्स की, ठीक है, उनमें चेंज लाती है। नाउ सम फैक्टर्स सच एज लेबर रॉ मटेरियल कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। डेफिनेटली शॉर्ट टाइम पीरियड में लेबर रॉ मटेरियल वगैरह चेंज किए जा सकते हैं, बट सम अदर फैक्टर लाइक फैक्ट्री बिल्डिंग रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम टू चेंज। लेकिन जैसे अब एक फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, उसके लिए लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। सो द चेंज इन कॉस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू द टाइम पीरियड इन विच अ फर्म इज़ वर्किंग।
तो जो बेसिकली कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो रिलेटेड होता है उस टाइम पीरियड से जो भी फर्म मतलब काम कर रही है, क्या इधर वो लॉन्ग रन है या फिर शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन कास्ट कर्व की अगर बात की जाए तो शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ टू ब्रीफ फॉर अ फर्म टू इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर्स, कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो बिल्कुल मुख्तसर सा होता है, ठीक है, जिसको मतलब फर्म फिर उसमें डिसीजन लेती है किस तरह उसने क्वांटिटीज़ फैक्टर्स की इंक्रीज़ करनी है। द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है ऑलरेडी, एंड इट कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ओनली बाय इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और इसमें फर्म प्रोडक्शन सिर्फ एक ही सूरत में इंक्रीज़ कर सकती है अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। ऊपर हमने बोला था ना कि शॉर्ट रन में हमारा जो फैक्टर है वो फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वही बात है। देयर आर सम फैक्टर लाइक बिल्डिंग और हैवी मशीनरी विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। द फर्म हाउएवर कैन चेंज और डिक्रीज कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर आउटपुट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मार्केट डिमांड बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर ओनली, ठीक है। अगेन वही बात है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में मतलब चेंज करना मुश्किल होता है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह या कोई हैवी मशीनरी का काम हो, तो इसके लिए फर्म फिर वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करती है। अच्छा जी, हमारे पास दो टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। द कॉस्ट वी डू नॉट चेंज विद आउटपुट इन द शॉर्ट रन आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। इन सिंपल वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने देनी ही देनी होती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वो कॉस्ट आपने देनी है। जैसे कि हमारे पास हाउस रेंट आ जाता है, ठीक है। अब रेंट तो हर मतलब मंथ में आपने बिल्डिंग का देना ही देना है, चाहे आपकी आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक हो गया। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पर एग्जांपल भी उन्होंने दे दिया, द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, सैलरीज हो गई, फिक्स टैक्सीज हो गए, ठीक है, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो बेसिकली टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है, आउटपुट के लेवल के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, ये वेरिएबल इनपुट के चेंज होने की वजह से बेसिकली बढ़ भी सकती है। इफ़ अ फर्म प्रोड्यूस नथिंग हैज़ जीरो आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो, अगर फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही तो उसका वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। कैसे होगी, जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, फर्म रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं करेगी तो उस पर कॉस्ट क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। वेजेस ऑफ लेबर है, जाहिर बात है जब लेबर प्रोड्यूस ही कुछ नहीं करेंगे तो उनको फिर हम क्यों पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन ऊपर ही हमने कहा है कि जो सैलरीज हैं वो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन जो लेबर है वो क्योंकि डेली वेज पे काम करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से ही देना होगा। ट्रांसपोर्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, टैक्सीज हो गए, सेल कमीशन हो गया और डेप्रिसिएशन होगी, ये सारी हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ये फिर मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है, ये ऊपर भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद है बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली एक होती है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो कि कम्बिनेशन होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मतलब जो कंबाइंड टोटल कास्ट होती है वो एवरेज टोटल कास्ट कहलाती है। फिर एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं फिक्स्ड कास्ट, उसको कह रहे हैं। एवरेज वेरिएबल कास्ट भी हमने पढ़ लिया है। और जो मार्जिनल कास्ट होती है वो हमेशा एडिशनल कास्ट आती है, ठीक है। एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मतलब जो एडिशनल हमारी कास्ट आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें टोटल फिक्स्ड कास्ट, अब फिक्स्ड कास्ट हमारी फिक्स्ड ही होगी, इसलिए उन्होंने 20 लिए हैं, ठीक है। टोटल वेरिएबल कास्ट चेंज हो रही है, 30 से ऑनवर्ड बढ़ती जा रही है। फिर इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल कास्ट निकल आती है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड टोटल फिक्स्ड कास्ट टोटल वेरिएबल कास्ट को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल कास्ट हमारे पास आ जाती है। और मार्जिनल कास्ट किस तरह निकलती है, इसका आगे चल के हम फार्मूला देखते हैं, ठीक है। ओके जी, उसके अलावा ये एवरेज फिक्स्ड कास्ट और इनके फार्मूलाज दिए गए हैं, ये भी आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। कि एवरेज वेरिएबल कास्ट का फार्मूला क्या है, टोटल कास्ट का क्या है, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेप्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट। शेप्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट का इसको डायग्राम के थ्रू उन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम्स जो सी है ना, इनकी शेप आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर तो ये टेबल के साथ मतलब प्रूव होती हुई ना तो आगे वो टेबल भी देंगे, लेकिन इनकी शेप्स को मतलब हमने ऐसे ही याद रखना होता है, ठीक है। कि टोटल फिक्स्ड कास्ट की कैसे होती है, टोटल वेरिएबल कास्ट की। अब ये सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कास्ट की है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। फिर टोटल वेरिएबल कास्ट की है लेकिन वो ओरिजिन से आ रही है, ये देखें, ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। फिर टोटल कास्ट की ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हो रही है, मींस टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट का डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट का ये ओरिजिन से आ गया, ठीक है, और टोटल कास्ट का ओरिजिन से ऊपर आ गया। तो ये इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और उसके बाद अच्छा, ये ऊपर टोटल फिक्स्ड कास्ट के हैं, नीचे एवरेज फिक्स्ड कास्ट का है,
डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर एवरेज वेरिएबल कास्ट का थोड़ा सा चेंज है, फिर एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज कास्ट का यू शेप टाइप में बन जाता है, लेकिन वो अपवर्ड है थोड़ा, ठीक है। मतलब एवरेज वेरिएबल कास्ट की शेप देख लें, ठीक है, और एवरेज कास्ट की देख लें, तो हमेशा एवरेज कास्ट जो सा होगा वो एवरेज वेरिएबल कास्ट से अबव होगा। फिर मतलब मार्जिनल कास्ट का इस तरह उन्होंने बताया, एवरेज वेरिएबल कास्ट से ऊपर एवरेज कास्ट आएगी और फिर इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए मार्जिनल कास्ट जाएगी ऊपर। ये साथ में उन्होंने बता भी दिया कि टोटल कास्ट जो सी है वो 13.1 फिगर में बनी हुई है, ठीक है। फिर मतलब बी में कौन कौन सी बनी हुई है तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद टोटल फिक्स्ड कास्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इनको ना बोलने का तरीका भी डिफरेंट होता है। अब जैसे ये टोटल फिक्स्ड कास्ट है ना, तो आपसे पूछा जाए कि टोटल फिक्स्ड कास्ट का कर्व कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट। जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये लेवल ऑफ आउटपुट के हवाले से इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये फिक्स होती है। इसी तरह टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और राइज स्टेडली। ये देखिए सेकंड कर्व जो सा यहाँ पे बना हुआ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और मतलब राइजिंग की तरफ से है, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद क्या है, स्टेडली एज टोटल वेरिएबल कास्ट जो है डज नॉट चेंज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। ये कांस्टेंट रेट में चेंज नहीं होता। स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कास्ट इज़ डिफरेंट एज डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये डिफरेंट होती रहती है जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है। इसके बाद टोटल कास्ट का उन्होंने बताया कि ये स्ट्रेट पॉइंट है टोटल फिक्स्ड कास्ट का, बट इट्स शेप इज़ सिमिलर टू टोटल वेरिएबल कास्ट। लेकिन इसकी जो कास्ट की शेप है वो टोटल वेरिएबल कास्ट के सिमिलर है। ये ऊपर आप कंपैरिजन करेंगी ना तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कास्ट टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व रिप्रेजेंट टोटल फिक्स्ड कास्ट। अब टोटल फिक्स्ड कास्ट को ग्राफिकल या डायग्रामेटिकली इस तरह भी आप मतलब एक्सप्लेन कर सकती हैं कि टोटल फिक्स्ड कास्ट क्या होता है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक हो गया। ओके जी, बाकी ये उनकी शेप्स बताई हुई हैं एज इट इज़ सेम है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद कि एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट आर इक्वल एट द पॉइंट एम वेयर ए सी इज़ मिनिमम, ठीक है, कि जहाँ पर हमारा एवरेज कास्ट मिनिमम होता है वहाँ पर एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट जो सा होता है वो किस पॉइंट पे होते हैं, एम पॉइंट पे होते हैं। ये ऊपर मेंशन किया होगा उन्होंने, ये इस जगह, ठीक है, मिनिमम। ओके जी, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अच्छा, ये भी उन्होंने बताया कि मार्जिनल कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज कास्ट कर्व फर्स्टली फॉल, पहले ये डाउन होती हैं और फिर राइज होती हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड के जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगी ना और इन ग्राफ्स के साथ इसको रिलेट करेंगी आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि ये कुछ मतलब चीज़ें कंपलसरी हैं, इसको एज इट इज़ ही आपने याद करना है। उसके बाद है लॉन्ग रन कास्ट कर्व। लॉन्ग रन कास्ट कर्व कौन सी होती हैं, दैट आर डिफर फ्राम दोज इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन कास्ट कर्व से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बोथ आर क्लोजली रिलेटेड एंड लॉन्ग रन कर्व्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम शॉर्ट रन कास्ट कर्व, ठीक है। लॉन्ग रन कर्व्स जो सी होती हैं ये शॉर्ट रन कास्ट कर्व से ही ड्राइव होके मतलब बनती है। इसमें दो मेन डिफरेंसेस हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड कास्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कास्ट नहीं होती, ठीक है। ऑल फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और जो साइज़ और कैपेसिटी है फर्म की वो भी चेंज हो सकती है डिमांड के अकॉर्डिंग। मीन्स कि कितनी डिमांड आ रही है आप उसको प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इस तरह। देयर इज़ नो नीड टू ड्रा फिक्स्ड कास्ट कर्व। इसमें फिक्स्ड कास्ट कर्व की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड है इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल, ठीक है। वेरियस फैक्टर कैन बी कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन, देयरफॉर देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर फ्लैटर देन शॉर्ट रन कास्ट कर्व। फॉर एग्जाम्पल दे फॉल स्लोली रीच टू देयर मिनिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट राइजिंग स्लोली, ठीक है। कि वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारे पास बेसिकली जो फैक्टर्स हैं ना वो मतलब डिविजिबल होते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली डिविजिबल या उसको मतलब चेंज किया सकता है, ठीक है। उसके अलावा मतलब उन फैक्टर्स को हम यूटिलाइजेशन मतलब ऑप्टिमम लेवल पर मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वो किस वजह से, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये फैक्ट है कि दे आर फ्लैटर देन शॉर्ट रन। के शॉर्ट रन की निस्बत वो कर्व्स फ्लैटर होती हैं, मतलब वो पहले आहिस्ता से फॉल होती हैं, ठीक है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे रुक के फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैन बी ड्राइव फ्रॉम द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और उसके बाद अ फर्म कैन प्रोड्यूस अ सर्टेन कमोडिटी विद 5 डिफरेंट साइज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लॉन्ग रन मतलब कर्व बनी हुई है, ठीक है, लेकिन उसको हम लॉन्ग रन ड्राइव कैसे करेंगे, शॉर्ट रन के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लॉन्ग रन की है और इसके अंदर जो स्मॉलर हैं वो शॉर्ट रन की हैं। सबसे पहले उन्होंने शॉर्ट रन की यहाँ पर ड्राइव की है
अब ये भी उन्होंने पॉइंट अपने हिसाब से लिए हैं, इसको आपने जस्ट अपने हिसाब से एक शॉर्ट रन कॉस्ट का सॉरी एवरेज कॉस्ट बनानी है, फिर उसके साथ दूसरी बनानी है, तीसरी, चौथी और पांचवी बना देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखें M2 पॉइंट पे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगी वहाँ से एक पॉइंट नीचे लेना है, और जहाँ पर राइज हो रही होगी वहाँ से एक पॉइंट नीचे लेना है, ठीक है। तो वो क्वान्टिटी का डिफरेंस बता रहे हैं, तो इसी हिसाब से आपने ये कास्ट कर्व ड्राइव करनी है, ठीक है। अब इतना ही फासला कोशिश करना है ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट है ना ये क्लियर हो जाए। और उसके अलावा इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द फर्म हैज़ अ स्मॉलर प्लांट, द शॉर्ट रन एवरी कॉस्ट कर्व ऑफ दिस प्लांट इज शोन SAC1. If the firm feels that the demand of its product has risen permanently and capacity of plant 1 is not enough to meet new demand, it install a bigger plant. For this phase, short run every cost curve. Similarly for still bigger plant. ठीक है, इन सिंपल वर्ड वो ये कहना चाह रहा है कि पहले एक प्लांट उन्होंने लगाया, लेकिन उनको लगा कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, फिर उन्होंने सेकंड प्लांट लगा दिया। फिर इस तरह अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो वो प्लांट ज़्यादा करते जाएंगे, ठीक हो गया। दस इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू यूज़ प्लांट नंबर 2 प्रोवाइडेड द टाइम इज़ लॉन्ग इनफ टू अलाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस प्लांट। ठीक है कि ये फर्म पे डिपेंड है कि वो कितने प्लांट्स लगाती है, ठीक हो गया। हालांकि वो सेकंड प्लांट भी उसकी देखा जाए तो प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन फिर उसकी मतलब अगर ज़्यादा डिमांड होना स्टार्ट हो जाती है तो वो बाकी प्लांट्स भी इस तरह लगा सकती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या रिसीव डिमांड फॉर आउटपुट इंक्रीज बियॉन्ड Q2 द फर्म विल हैव टू यूज़ द नेक्स्ट बिगर प्लांट। इन सिंपल वर्ड के वो फिर प्लांट लगाएगी, ठीक है। और इस तरह चलते चलते जो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना वो बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास M1 M2 M2 M3 M3 M4 एंड M4 M5 बन जाएगा। बोल्ड पार्ट ऑफ द वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यहाँ पर देखें जब इनकी मतलब सराउंडिंग को आप कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि शॉर्ट रन कैसे थी, लॉन्ग रन कैसे थी, लॉन्ग रन शॉर्ट रन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद इस कर्व को एनवलप कर्व भी कहते हैं, क्यों? ड्यू टू पेक्यूलियर शेप, ठीक हो गया। इसकी शेप इस तरह की, इसको एनवलप कर्व भी कहते हैं। द लोएस्ट पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म एंड ऑप्टिमम आउटपुट। ये जो लोअर साइट है ना, मतलब जहाँ से उन्होंने पॉइंट नीचे की तरफ लिया आउटपुट वाला, वहाँ पर वो कह रहा है कि ये ऑप्टिमम साइज़ होता है फर्म का, और ऑप्टिमम मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, या इससे आगे फिर बढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, पहले इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ रहा है, फिर यहाँ से दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग रन। अच्छा, इज़ देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन द फर्म विल टेंड टू प्रोड्यूस एट साइज। लॉन्ग रन कास्ट कर्व मॉडर्न व्यू, ठीक है। अब आजकल के दौर में या मतलब मॉडर्न व्यू इसके हवाले से क्या है? मॉडर्न इंपीरिकल रिसर्च इन कॉस्ट कर्व ऑफ वेरियस फर्म हैज़ शोन इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आफ्टर फेलिंग इन इनिशियली फॉर सम लेवल ऑफ output remains constant, it start rising only a very high output level. The typical shape of long run average curve, which is more elastic, then become like the following. For a large range of output, long run average remain constant, ठीक है। तो वो कहता है कि बेसिकली जब हमें ज़्यादा मतलब आउटपुट की डिमांड होती है तो हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर रहा है वो एक कांस्टेंट शेप में पहले चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको बढ़ा दिया जाए। तो जो मॉडर्न व्यू है वो बेसिकली इस हिसाब से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट। अब हमने मतलब लॉन्ग रन में एवरेज कास्ट डिस्कस कर ली, शॉर्ट रन की कर ली, अब हम मार्जिनल कास्ट की डेरिवेशन देखते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट की। ये भी शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट से ही ड्राइव होती है, ठीक है। और इसके लिए जो मेथड ऑब्टेनिंग LMC इज़ एक्सप्लेन डायाग्राम, इसमें अब आप देखें अगेन हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कर्व बनानी है, ठीक है। 3-4 हमने वो बना ली, फिर उसको कंबाइन करने हमने लॉन्ग रन एवरेज कास्ट बना ली। उसके बाद हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट है ना, ये शॉर्ट रन की बनानी है और लॉन्ग रन दोनों की बनानी है, ठीक हो गया। तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और इसको आपने ये डॉटेड शेप में जो मतलब बोल्ड हुई हुई है ना लाइन, ये हमारे पास लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट है, ठीक है। और फिर ये डॉटेड जो मतलब हमारे पास ये शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कर्व के साथ डॉटेड लाइन ये जा रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट मार्जिनल कास्ट है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहली देखें तो वो रीजन से नहीं गुजर रही, लेकिन सेकंड शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट और रीजन से गुजर रही है, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाली फिर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये कास्ट कर्व जो सी है ना, ये आपको अंदाजे पे ही बनानी पड़ेंगी, इसका कोई ऐसा नहीं है कि पहले टेबल बनाए और फिर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक हो गया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो ये सारी वही बातें जो ऊपर हमारे पास है ना, लेकिन यह है कि इसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि R पॉइंट क्या है, L पॉइंट S क्या है, W क्या है और N क्या है, ठीक हो गया।
बाकी हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या है, इफ़ यू टेक द मॉडर्न व्यू ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कास्ट दैन द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज लॉन्ग इज शोन। अच्छा, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन एवरेज कास्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट किस तरह होती हैं। ठीक है, एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट तो ऊपर जो हमने पढ़ी थी सेम एज इट इज़ है, और लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट की शेप थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, ये डॉटेड में पहले यहाँ तक जाती है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फिर वहाँ से लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर से अपवर्ड हो जाती है। तो जी ये वाला चैप्टर तो हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी इशू वगैरह आता है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कर्व्स है इसके हवाले से एक चीज़ अगेन मैं बता दूं कि इनकी शेप को आपने माइंड में बिठाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये माइंड में नहीं बैठेंगी तब तक इनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है माइंड में तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसको डन कर देंगे और फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।